माई सेल्फ दीक्षा कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे ने किसके बारे में बताया है? जीन पियाजे ने बालक के विकास के बारे में बताया है कि बालकों में जो विकास होता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बीच में बिल्कुल स्किप मत करिए। यदि आप स्किप करते हैं तो आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मिस कर देंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारी जो टॉपिक्स हैं, तो ये बीएड का भी है, डीएलएड में है, वर्ग 3 ऑल टीचिंग एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो देखिए, आज हमने जो टॉपिक लिया है जीन पियाजे का, तो इन्होंने जीन पियाजे ने बालक के विकास के सिद्धांत के बारे में डिफाइन किया है। तो इनका टॉपिक है, पहला टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। दैट मीन्स हो जाएगा जीन पियाजे के सिद्धांत। इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक क्या संप्रत्याय होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं। फिर आता है स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने जो बालक के विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनको कितने भागों में डिफाइन किया है? तो इन्होंने दैट मीन्स 4 टाइप्स में डिफाइन किया है। फर्स्ट हमारा आता है सेंसरी मोटर, जिन्हें हम कहते हैं संवेदी पेशी अवस्थाएं, और इन्हें इंद्रजनित अवस्था भी कहा जाता है। सेकंड होता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट मीन्स इसका अर्थ होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर आता है हमारा थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फोर्थ है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, दैट मीन्स हो जाएगा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसे औपचारिक अवस्था भी कहा जाता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे का जो जन्म हुआ है वो 9 अगस्त 1896 को हुआ है। इनकी डेथ हो गई थी 16 सितंबर 1980 को। कंट्री, ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे, ये स्विट्ज़रलैंड में निवास करते थे। थ्योरी, इन्होंने किस चीज़ की थ्योरी दी है? तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। और बताया इन्होंने कि थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कि मानव जो नैतिक विकास होता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? देखिए इसको, जीन पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। इन्होंने संज्ञानात्मक को कॉग्निटिव से डिफाइन किया है। कॉग्निटिव यानी होता है कि जैसे किसी की प्रतिमा, धारणा, कॉन्सेप्ट करना, चिंतन करना, जो बालक में मानसिक क्रियाएं शामिल होती हैं उसे हम कॉग्निटिव कहते हैं। तो कॉग्निटिव का अर्थ सिर्फ नॉलेज से नहीं होता है, इसका संबंध मानव की बुद्धि से भी किया जा सकता है, जो कि मानव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होती है। इन्होंने जूलॉजी, जंतु विज्ञान के विद्वान थे। इनकी रुचि थी कि उन्होंने ये देखा कि जो बालक में जो बुद्धि का विकास किस तरीके से होता है, तो उनने बच्चों के मानसिक विकास की क्रियाओं का अध्ययन किया है कि बच्चा क्या कर सकता है। तो जो पियाजे हैं उन्होंने बताया है कि जो हमारा जो आईक्यू होता है वो हमें जन्मजात मिलता है, जो हमारी बुद्धि होती है वो हमें गॉड गिफ्टेड होती है, वो हमें जन्म से मिलती है। लेकिन कुछ बालकों में जो प्रवृत्तियाँ होती हैं जन्म से ही डिफरेंट होती हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ऑल टाइम अंगूठा चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं को पहचानना आदि लेकर क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। तो इन्होंने इन चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट बताया है कि बालक का जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं? तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। पहला दिया है अनुकूलन। अनुकूलन यानी होता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, जैसा इन्वायरमेंट होगा बच्चा उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालेगा। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं। पहला होता है आत्मसात्करण करना, एस्यूमुलेशन, और दूसरा होता है समायोजन, एक्योमोडेशन। आत्मसात्करण क्या होता है? तो ये देखते हैं हम। आत्मसात्करण मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना ही आत्मसात्करण कहलाता है। जिसको पहले से ही उस चीज़ का नॉलेज हो और उसमें हम कुछ नई चीज़ों को ऐड कर देते हैं, उसे हम आत्मसात्करण कहते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कैट का। मान लेते हैं कि 2 कैट हैं और बच्चे ने एक कैट देखा कि एक कैट जो है वो है वाइट कलर की, उसके 4 लेग्स हैं, 2 आइज़ हैं, 2 ईयर्स हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, उसमें ये देख रहा है कि एक वाइट कलर की कैट है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें उसने देखी।
फिर उसके बाद वो क्या करता है, दूसरी कैट को नोटिस करता है, तो वो कैट दूसरी जो रहती है वो ब्लैक कलर की रहती है। तो उसमें भी वही सारी चीज़ें रहती हैं कि 2 आइज़ रहती हैं, 4 लेग्स रहते हैं। तो वो दोनों में मिलान करके देखता है कि पहचानता है कि यही कैट है, बस उसके कलर्स डिफरेंट हैं। तो यही होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा समायोजन, एक्यूमुलेशन। तो समायोजन मतलब होगा कि पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। जो पहले से भी उसको नॉलेज है और उसमें क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, कि अपने दिमाग में वो तालमेल बिठा रहा है, कि वही उसका समायोजन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल होता है कि मान लो कि बच्चे ने पहले कैट देखी, उसने पहले नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ लिया कि उसमें क्या है, 4 लेग्स हैं, 2 आइज़ हैं, तो उनने कंपैरिजन कर लिया कि ब्लैक और वाइट कलर की ही कैट है। दैट मीन्स उसके बाद यदि उसके सामने एक डॉग आ जाता है, तो वो क्या करता है, उसमें भी कंपैरिजन कर रहा है, देख रहा है कि उसमें भी 2 आइज़ हैं, 4 लेग्स हैं, लेकिन जो डॉग की जो आवाज़ है और बिल्ली की जो आवाज़ है वो दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट देखता है। तो इसका मतलब होता है कि वो उसके द्वारा तालमेल बिठा रहा है, अपने दिमाग में वो चीज़ें कर रहा है कि कैसे दोनों में क्या अंतर है, वॉइस के द्वारा वो पहचान लेता है। तो यही होता है कि तालमेल बैठाना। फिर आता है हमारा विकेंद्रीकरण, एक ही समस्या को अलग अलग रूप में समझ पाना। मतलब जो भी हमारी एक समस्या है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट रूपों में समझ पा रहे हैं, और समझने के बाद उनमें क्या करना, समस्याओं का समाधान अलग अलग तरीके से सीखना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। फिर आता है हमारा संतुलन। तो इसके द्वारा बालक क्या करता है, जो आत्मसातकरण होता है और समायोजन के बीच की जो प्रक्रिया होती है उनके बीच संतुलन बनाए रखता है, उनके बीच दोनों में देखता है कि जो हमारा एस्यूमुलेशन होता है और एक्यूमुलेशन होता है, तो दोनों के बीच में बैलेंस को किस तरीके से कायम करता है। तो ये तो हो गए हमारे कॉन्सेप्ट। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो जेन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। देखते हैं, पहला हमारा होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर, जो चलती है जन्म से 2 वर्ष तक। सेकंड होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह रहती है 2 से 7 वर्ष तक। थर्ड होता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष तक चलती है। फोर्थ होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह होती है 11 वर्ष से आगे तक। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवस्थाएं हैं जो हमारे एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। तो हम इसका डिस्क्राइब देखते हैं कि फर्स्ट से जो सबसे पहले अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था होती है हमारी इंद्रजनित गामक अवस्था, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। तो यह जो अवस्था होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है, जिसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियां, जैसे उनकी ज्ञानेंद्रियां हो गई, सेंसरी पार्ट हो गए, आँख, नाक, कान, जीभ, इनके माध्यम से बच्चा सीखता है, अपनी सेंसेस के माध्यम से वो चीज़ों को सीख पाता है। इसमें बच्चों को वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस क्या होता है कि छुपी हुई वस्तु को ढूंढकर निकालना, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का मतलब ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहा जाता है। जैसे किसी बच्चे के खिलौने को हमने तकिए के नीचे छुपा दिया, अब वो क्या कर रहा है, अपने सेंस के माध्यम से, जो उनकी सेंसरी पार्ट है जैसे आइज़, एयर्स, टंग, स्किन, नोज़, इनके माध्यम से बच्चा क्या कर सकता है, ढूंढ के निकाल सकता है, जिसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर। सेकंड होता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक, पर ऑपरेशनल स्टेज, यह अवस्था होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, जिसमें पहला होता है कि यह लिखा हुआ है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। जो भी बच्चा क्रिया कर रहा है उसके पहले की अवस्था होती है। इसमें बालक सामने आने वाली चीज़ों को देख सकता है और सुन सकता है। जो भी चीज़ें उसके सामने आ रही हैं वो उन्हें बहुत अच्छे से देख भी रहा है और सुन भी रहा है, लेकिन वो कोई क्रिया ही नहीं करता, जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि, जो चलती है हमारी 2 वर्ष से 4 वर्ष तक, और दूसरा होता है हमारा अंतःदर्शी अवस्था, यह जो चलती है 4 वर्ष से 7 वर्ष तक।
तो पहला देखते हैं हम पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि में जो फर्स्ट होता है जीववाद। जीववाद यानी एनिमेशंस होते हैं कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में कुछ डिफरेंट नहीं समझता, क्योंकि उसको अब बच्चा छोटा है, बच्चा 2 साल का है, तो उसको ये पता नहीं रहता है कि जो सजीव है, लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होती है, उनमें डिफरेंट नहीं कर पाता है। मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटा बच्चा है, दैट मीन्स वो ज़मीन पर गिर जाता है, तो वो क्या करता है, ज़मीन को मारने लगता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। तब उनके पेरेंट्स आते हैं तो वो भी ज़मीन को मारने लगते हैं, तो बच्चा उसको देख के क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। तो यही होती है हमारी जीववाद, जिसमें बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में कंपैरिजन नहीं कर पाता है। अब सेकंड आता है अहम केंद्रिता, ईगो। तो ये कहलाता है हमारा कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो 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 भी वो कर रहा है वो सब कुछ ठीक कर रहा है, जो सोच रहा है वो सब सही है, तो उसे ये लगता है कि उसमें अहम केंद्रिता में मैं का भाव आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम अपना ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम कोई भी फंक्शंस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत सारी पब्लिक्स रहती हैं, लेकिन हमको ये फील होता है कि पूरी पब्लिक हमको ही देख रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें मैं का भाव हो जाता है। हमको ये लगता है लेकिन कोई किसी को नहीं देखता है, उनको बस हमें ऐसा महसूस होता है कि सारी दुनिया हमें देख रही है। इसी प्रकार बच्चे में भी यह गुण आता है कि उसे यह फील होता है कि जो सारी दुनिया है वो उसके इर्द गिर्द है, मतलब सारी दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लो बच्चा दौड़ रहा है, तो उसको ये लगता है कि सूरज भी हमारे साथ तेज़ी से दौड़ रहा है। तो ये हो जाता है कि जो भी चीज़ वो सोच रहा है उसे सब कुछ सही लगने लगता है। अब थर्ड आता है हमारा आपलटावी। आपलटावी, तो इस अवस्था में जो बच्चे रहते हैं उनमें संख्याओं में, वस्तुओं में, समस्याओं में पलटने का गुण नहीं होता है। मतलब वो वस्तुओं को, संख्याओं को बिल्कुल भी पलट नहीं सकते, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं इस अवस्था में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने उनको दे दिया कि 2 प्लस कितना होता है, तो उनने निकाला कि 6 होता है। दैट मीन्स हम उसी को पलट देते हैं कि 4 प्लस 2 कितना हुआ, तो वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, उनमें संख्याओं को पलटने का गुण नहीं होता है। फोर्थ आता है हमारा सिंबल्स, संकेत के माध्यम से। तो किसी भी ठोस वस्तु के मानसिक चिंतन का दूसरा नाम ही संकेत कहलाता है। जब बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तो उसमें क्या होने लगता है, एक सेंसेस बनने लगता है, उसके मन में माँ की एक प्रतिमा बन जाती है, अब वो अपनी माँ को अच्छे से जानने लगता है। तो ये तो हो गए हमारे संकेत। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मुद्रा संप्रत्याय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि में कमी होना। तो मुद्रा में कैसे कमी हो जाएगी, इसको देखते हैं कि जैसे बच्चों के सामने हमने 2000, 100 के नोट रख दिए और सिक्के रख दिए, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद रहेगा, बच्चा पैसा नहीं उठाएगा, बच्चे को सिक्के बहुत पसंद रहेंगे, क्योंकि वो उसको ये समझ में नहीं आता है कि पैसा बड़ा है या सिक्का बड़ा है। तो उनमें इस चीज़ की कमी होती है, मुद्रा की। इसी प्रकार दूरी में हो जाएगा कि जैसे बहुत दूर बच्चों को हम लेके जा रहे हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता, वो रोने लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल हो गया, कोई बच्चा स्कूल ही नहीं जाना चाहता, वो स्कूल के नाम से ही रोने लगता है, तो वो दूरी में भी प्रॉब्लम्स होती हैं हर चीज़ों में। इसी प्रकार ऊंचाई, भार आदि में कमियां होने लगती हैं। फिर सेकंड हमारा आता है अंतर्दर्शी अवस्थाएं। तो अंतर्दर्शी अवस्थाएं जो रहती हैं, ये रहती है हमारी 4 वर्ष से 7 वर्ष तक, क्योंकि हमने अभी जो पढ़ा है ये किसके अंतर्गत आ गई, हमारी प्री ऑपरेशनल अवस्था की 2 पॉइंट्स हो गए, जिसमें सेकंड पॉइंट्स हमारा हो गया अंतर्दर्शी। तो अंतर्दर्शी अभी ये कब से कब तक चल रही है, 4 से 7 वर्ष तक। तो इसमें क्या करेगा, पहला पॉइंट है चिंतन एवं तर्क करना। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 7 साल का हो रहा है, तो उसमें धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होने लगेगा, वो चिंतन करना सीख जाएगा। रट कर सीखना, अब छोटे बच्चे रहते हैं सबसे ज़्यादा तो वो रट कर ही सीखते हैं, कुछ भी चीज़ों को याद करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, इतना रट लेते हैं कि उनको समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ को वो रट कर ही एकदम सीखते हैं। थर्ड आता हमारा बच्चा स्वार्थी नहीं होता। इस अवस्था में यह होता है कि बच्चा स्वार्थी नहीं होता, वो अपने सारे अवस्था रहती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह अवस्था चलती है हमारी 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। इसमें इस अवस्था में बालक वस्तुओं की बहुत अच्छे तरीके से पहचान करने लगता है, उनमें विभेद करना सीख जाता है, जिसके कारण बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट
होने लगता है। अब बच्चा बाल्यावस्था में आ गया है तो उसमें सारी चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज होने लगता है। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जीभ, बात, मुद्रा, भार आदि का गुण आ जाना। तो बच्चों में क्या हो जाएगा कि वो समझने लगेगा कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, नॉन लिविंग, लिविंग क्या होती है, करेंसी कितनी होती है, कितने पैसे होते हैं, भार आदि के बारे में वो जानने लगता है। लेकिन जो हमने सेकंड जो अवस्था पढ़ी थी उनमें बच्चा क्या करता है, नॉन लिविंग थिंकिंग में रहता है, उसको सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बच्चा अच्छे से जानने लगता है कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। सेकंड होता है समस्या समाधान। तो बच्चा इस अवस्था में समस्याओं को आसानी से समझने लगता है, उनमें तर्क करने लगता है, विश्लेषण करने लगता है। फिर आता है हमारा थर्ड, संख्या का बोध कराना। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो उनमें ये सारी चीज़ें का गुण आ जाएगा कि संख्याएँ कितनी होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा सकता है। फिर होता है वस्तुओं के बीच समानता और असमानता की दूरी। दो वस्तुओं के बीच वो कंपैरिजन करना सीख जाता है कि उनमें क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर आता हमारा नेक्स्ट अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह जो अवस्था रहती है यह रहती है हमारी 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। इसमें यह जेन पियाजे की मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवस्था होती है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसे 11 वर्ष से 22 तक बताया है और इन्होंने अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर दिया है। तो अब ये हो गई हमारी किशोर अवस्था, क्योंकि किशोर अवस्था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है इसमें बच्चे को सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाता है। पहला होता है भाषा संबंधी योग्यता। बच्चों को सभी प्रकार की भाषाओं के बारे में नॉलेज हो जाता है। मस्तिष्क में परिपक्वता, उनके मस्तिष्क में मैच्योरिटी आ जाती है, सोचना, समझना, तर्क करना, निर्णय लेना, उनमें मैच्योरिटी आ जाता है कि बच्चा क्या निर्णय ले रहा है, सही क्या है, गलत क्या है, तर्क एवं समझ पर आधारित। अब बच्चों में यह गुण आ जाता है कि जो भी चीज़ वह सोच रहा है, समझ रहा है, वह उन पर किस प्रकार से निर्णय ले सकता है, लॉजिक लगा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारी नई नई परिकल्पना का निर्माण करना। जो भी नई नई योजना बना रहा है उनके बारे में उनको ही समझ में आ जाता है कि जो भी नई चीज़ों के बारे में कैसे निर्माण किया जा सकता है। तो ये तो हो गए हमारे जेन पियाजे के सिद्धांत, जिनमें हमने इनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए, इनकी अवस्थाएं भी क्लियर हो गई। जो अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, आने वाला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं क्वेश्चंस निकालूंगी, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे ग्रेड 3 CPCT के एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप अभी फ़िलहाल तो आप लोग अभी थ्योरी पे कंसल्ट कीजिए, थ्योरी को देखिए कि कैसा है। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इसका आप लोगों को डिफ़ाइन किया है। तो आई होप सो गाइस, आपको ये मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर प्रेस करिए। थैंक यू।